गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 2 अक्टूबर को डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर को सारे डिस्कस करेंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जिसको आप सभी जानते हैं, गांधी जयंती। ठीक है, तो गांधी जयंती के दिन से आप अपना एक मोटिवेशन बनाइए। आज से एक नया मंथ जब से स्टार्ट हुआ अक्टूबर, तो यहाँ से एक नया मोटिवेशन बनाइए कि आप इस महीने कम से कम जितनी भी आप स्टडी कर सकते हैं अपना एक नया शेड्यूल बनाइए ताकि आप उस शेड्यूल को पूरा कर सकें। और शेड्यूल इस तरीके का होना चाहिए जिसको आप कंप्लीट कर सकें। ऐसा शेड्यूल ना बनाना जिसको आप खुद ही पूरा ना कर पाओ एक दिन के अंदर और फिर आपको उसके लिए फिर डीमोटिवेट होना पड़े और फिर आप और आगे पढ़ाई ना कर पाइए। ठीक है, उसी के ऊपर ये जो गांधी जी की 4 लाइनें हैं हम इसको डिस्कस करेंगे और आज से डेली कोटेशन को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो यूपीएससी की तरफ मोटिवेशन है वो कम ना हो। ठीक है, ये कोटेशन यूपीएससी में किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी समझेंगे। जो कोटेशन है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, कि जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूती है, वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपकी नहीं बताती है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम इनडोमिटेबल विल, ये आपका जो अदम्य इच्छा शक्ति है, मतलब जो आपकी ना बदलने वाली इच्छा शक्ति है, ये वहाँ से आती है। कहने का मतलब यही है, इसको यूपीएससी में कहा जा सकता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब जो आपकी मजबूती है, वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपकी मेंटल हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ आप इस तरीके से स्टडी करिए ताकि आपकी जो स्टडी पीछे ना जाए। पीछे ना जाने का मतलब है कि अगर आपने लास्ट डे 5 घंटे पढ़ा है तो आज नेक्स्ट डे में आप कोशिश करिए कि आप 5 घंटे 1 मिनट ज़्यादा पढ़िए, 5 घंटे 10 मिनट ज़्यादा पढ़िए, बट 5 घंटे से कम मत करिए। ये आपका होगा इनडोमिटेबल विल, मतलब अदम्य इच्छा शक्ति, ना बदलने वाली इच्छा शक्ति। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने लास्ट डे में आपने 5 घंटे स्टडी की है, नाउ आप 3 में आ गए, 2 में आ गए, इसका मतलब क्या होगा कि आप अपना एक डेली रूटीन को कम करते जा रहे हैं। और यूपीएससी में आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट देना पड़ेगा, एक कंटिन्यूस स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अदम्य इच्छा शक्ति नहीं होती, उस चीज़ को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं होती, समझने की इच्छा शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो कैच नहीं कर पाते उन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो 5 घंटे पढ़िए, लेकिन उसको नेक्स्ट डे कोशिश करिए कि 10 मिनट 5 मिनट बढ़ाने की कोशिश करिए, ना कि कम करने की कोशिश करिए। दैट विल डेफिनेटली मेक यू अ गुड मैन। ठीक है, और कोशिश करिए सभी कोई इनडोमिटेबल मैन बढ़िए, इनडोमिटेबल वुमेन अगर लड़कियां हैं, ताकि आपके अंदर की वो इच्छा शक्ति कभी भी ना जाए। एंड आज से एक नया रूटीन बनाइए, नया शेड्यूल बनाइए। अगर किसी ने भी अपना पीछे का कोई भी शेड्यूल फॉलो अच्छे से नहीं किया तो उसको छोड़िए, आज से एक नया शेड्यूल बनाइए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। आज के हम अपनी वीडियोस में वही अपनी जो पीआईबी और द हिंदू की जो सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो आपको मेंस प्लस आपका प्रीलिम्स दोनों में हेल्प होगा। और मेंस के लिए इसमें मैंने पहले बोला है क्योंकि आपका मेंस जल्दी आने वाला 4 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा आपका प्रीलिम्स, उसके बाद आपका मेंस आएगा। तो मेंस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ में लगता है, उसको प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको स्टडी जरूर करिए ताकि आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हो। ठीक है, आपका जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ 10 में से 6 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पर आएँ और क्या हो सके, आपका जो 60% का जो मार्क्स है जो प्रीलिम्स के लिए चाहिए, मतलब 120 मार्क्स चाहिए, वो अच्छे तरीके से आप गेन कर जाएं। ठीक है, कम आता है स्कोर तो वीडियो को फिर से रिवाइज करिए और 24 घंटे में एक बार रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि जितना रिवीजन इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो जितनी भी आपको सक्सेस चाहिए उसके लिए रिवीजन आपको बहुत जरूरी है, तो कोशिश करिए रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बाल्टिक सी, इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक सी से बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। देखिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड और मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 तो पूछ ही लिए जाते हैं और 2 से कम तो बहुत ही रेयर कंडीशन पे ही आते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम लोकेशन वाले जितने भी मैप हैं, ठीक है, मैप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, कम से कम 10 में से 15 मिनट डेली मैप को दीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से आपका मैप बैठ जाएगा। ठीक है, अपने इंडिया का मैप एज वेल एज वर्ल्ड का मैप, दोनों चीज़ों को आप अगर 10-10 मिनट भी देते हैं तो डेली के रूटीन में, तो आप 1 महीने के अंदर काफ़ी हद तक मैप को तैयार कर जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करते रहिए इंडिया का मैप बनाने की, ताकि जब आप मेंस में लिखते हैं और वहाँ पे अगर मैप की ज़रूरत पड़ती है तो आप फटाक से कम 5 से 10 सेकेंड के अंदर अंदर उस मैप को बना सकें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आंसर जो हमारा होगा ये यूके होगा, क्योंकि जो यूके है ये आपका बाल्टिक सी में नहीं आता है। ये मैं लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के अंदर जो आता है ये स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रशिया का ये यूरोप वाला पोर्शन टच करता है बाल्टिक सी से। एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे रहती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ कहीं पे भी आपका यूके नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? राइट आंसर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, कुछ और इंपॉर्टेंट नए फैक्ट्स हैं उनको आपको देखना है, ताकि एग्जाम में किसी तरीके से अगर ये इससे रिलेटेड मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर मेंस में भी लिखने को आता है तो आप वहाँ पे इस इंपॉर्टेंट थिंग को वहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम दैट टारगेट द बेनिफिशियरी एज आइडेंटिफाइड बाय लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, कि इसके अंदर जिन भी लोगों को जो भी बेनिफिशियरी को टारगेट किया जाएगा उसको लेटेस्ट जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है उसी के हिसाब से उनको एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। सेकंड है नेशनल हेल्थ एजेंसी इज एन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, की जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले 1 by 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या इसमें जो लेटेस्ट कास्ट जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है उसके हिसाब से लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाएगा, उन्हीं बेनिफिशियरी को इसके अंदर एंटाइटलमेंट दिया जाएगा, हक दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को ही यूज़ किया जाएगा और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये आपकी नेशनल हेल्थ एजेंसी ही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसके अंदर आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली आपको दिया जाएगा। ठीक है, फॉर सेकेंडरी इसके अंदर ये सभी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से जो भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो गेन कर सकें, और एज वेल एज में जो टर्शरी केयर, ठीक है, और जो सेकेंडरी केयर दोनों को ही इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना थी इसने ऑफर किया था कि सम इंश्योर्ड जो 5 लाख रुपए पर फैमिली है फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर। ठीक है, जिसमें विच डज नॉट इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो सेकेंडरी केयर है इसमें कोई सुपर स्पेशलिस्ट तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो टर्शरी केयर है, ठीक है, इसके अंदर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जैसे किसी को कैंसर वैंसर हो जाता है तो वहाँ पे भी आप इसका इस बेनिफिट का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। ये स्कीम वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा जो लेटेस्ट है उसी को यूज़ किया जाता है, और ये स्कीम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर और जो स्टेट है दोनों इसमें अपना अपना योगदान देंगे। तो इसमें जो योगदान का जो रेशो है तो ये 60% सेंटर इसमें देगा और 40% जो स्टेट बियर करेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में रखा गया है, और जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हम थोड़ा देखते हैं। देखिए ये इसका इन्फोग्राफिक है, इसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए पर फैमिली को तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 10.74 करोड़ जो पुअर और जो वल्नरेबल फैमिलीज़ है उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा, मतलब 10 करोड़ 74 लाख इनसे भी ज़्यादा जितनी भी फैमिलीज़ है उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेटेस्ट कास्ट जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है यही यूज़ किया जाएगा, तो एग्जाम में जरूर मेंशन करिएगा, इट विल डेफिनेटली गिव यू लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, और इसके अंदर जो कवर किया जाएगा सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल दोनों को ही रखे गए हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नई लाइन है तो इसको भी कोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताना है 2 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ ग्लोबल लेवल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर अ ह्यूमन राइट ग्लोबली, कि ये ग्लोबल लेवल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए पूरे ग्लोबल में वर्क करती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वर्क करती है। सेकंड है इट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1977, और इसको नोबेल प्राइज़ पीस दिया, वो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड दिया गया था इसको 1977 में। ठीक है, ये नॉमिनेट नहीं है, इसको अवार्ड किया गया था। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आज का आंसर सोच लिया होगा। अगर ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, ये एक फ्री लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपका जरा सी माइनर मिस्टेक आपका पूरा स्टेटमेंट गलत कर सकती है, इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि इट इज़ अ ग्लोबल लेवल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर अ ह्यूमन राइट ग्लोबली। तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क तो जरूर करती है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
सेकंड, क्या इसको जो नोबल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए, शांति के लिए, वो 1977 में दिया गया था? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जरूर मेंशन करिएगा अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर कुछ आप लिखते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखते हैं, लोगों के राइट्स के ऊपर कुछ लिखते हैं, ठीक है, मेंस में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको जो फाउंड किया गया था, तो ये 1961 में लंदन में इसको फाउंड किया गया था, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताई जाती है कि पब्लिसाइज किया जाता है वॉयलेशन by government and other entitled of right recognized in the University Declaration of Human Rights 1948, especially freedom of speech and of conscience and the right against the torture। अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके कंसाइंस मतलब आपका विवेक और आपके जो राइट्स हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसी के लिए वर्क करती है और जो रिपोर्ट पब्लिश करती है कि किस तरीके से कंट्री के अंदर वर्क चल रहा है। इसको नोबल पीस प्राइज़ का अवार्ड 1977 में दिया गया था। और इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल इंडिया इज़ अ पार्ट, ठीक है, सॉरी, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, की जो हमारा इंडिया है वो भी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के इसके पार्ट में आता है, और जो स्पेयर हेडेड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, और जिसको जो ह्यूमन राइट है जिसको वो स्पेयर हेड करता है, तो इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा हेड किया जाता है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन बेंगलोर कर्नाटका। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का इंडिया के अंदर अगर हम ऑफिस पूछे तो ये कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो गया कि अब आपको इसके रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ यूएई। तो देखिए, यूएई तो काफ़ी न्यूज़ में है, आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो यूएई और इजराइल और जो आपका बहरीन है, इनके बीच में जो रिलेशन अभी आगे रिसेंटली रिलेशन बने हैं, उसके रिगार्डिंग आपको लोकेशन तो हर कंट्री की पूछी जा सकती है। तो हमने ऑलरेडी अभी इजराइल की लोकेशन कवर कर चुकी है, इनके बीच जो समझौते हुए उसको कवर कर चुका है, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको कवर कर चुका है। अब हम आज इसमें यूएई की लोकेशन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस बिलो यूएई। क्या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये यूएई के बिलो मतलब नीचे से पास होती है, वहाँ से गुजरती है। सेकंड है, यूएई शेयर लैंड बॉर्डर विथ ओनली 2 कंट्रीज, कि यूएई का जो बॉर्डर है वो केवल 2 कंट्री से ही शेयर होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको मैप देखना पड़ेगा, फिर हम इसके आंसर पे आते हैं। ठीक है, चलो इधर मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। देखिए एक सेकंड, ये जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आई होप आपको विजिबल होगा, जरा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ से देखिए ये मैक्सिको से पास होता है, ये बाहमास इधर पे लिखा है, और ये वेस्टर्न सहारा जो अल्जीरिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट, और ये देखिए सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद देखिए ये यूएई पे यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये जो यूएई है, ठीक है, यूएई पे भी इसमें टिक किया है, मतलब ये यूएई के नीचे से पास नहीं होता है। ठीक है, ये यूएई के बॉर्डर मतलब यूएई से ही पास होता है और फिर इंडिया में आ जाता है। इंडिया के बाद जैसे बांग्लादेश से पास होते हुए आगे चला जाता है इसका बॉर्डर। ठीक है, और साथ ही साथ चाइना से भी थोड़ा बहुत इसका बॉर्डर टच करता है। अब हम एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि यूएई से पास होती है। ठीक है, यूएई के नीचे नहीं है, तो यूएई से पास होती है। ठीक है, इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगी। अब देखते हैं क्या जो यूएई है ये केवल 2 ही कंट्री से बॉर्डर टच करता है। तो देखिए, ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, और जो ओमान है सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच करता है। देखिए ये जो कतर है ना, ये कतर सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच नहीं करता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में समझ लीजिए कि ये जो आपका ये क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये यहाँ पे कौन सा सी पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रेट पड़ता है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आंसर समझ लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यूएई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाती है, मतलब बिलो नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। और जो लैंड बॉर्डर केवल 2 कंट्रीज से, कौन कौन सी? जो आपकी सऊदी अरेबिया और जो आपका कतर है, इन्हीं 2 से शेयर करती है। तो राइट आंसर आपका बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अब। चलो, फिफ्थ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोवैक्स फैसिलिटी। तो कोवैक्स फैसिलिटी के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ वन ऑफ 3 पिलर्स ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, कि ये
इट इज़ वन ऑफ द 3 पिलर्स, ये उन 3 पिलर्स में से एक है जो एक्सेस पहुंचाता है कहाँ तक के लिए, कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, मतलब जिसको ACT कहा जाता है उसके लिए। सेकंड है, इट इज़ फोकस ऑन डेवलपिंग हाई क्वालिटी रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19 एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कि ये इसका फोकस यही रहता है कि डेवलप करना हाई क्वालिटी रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19 और कोविड-19 के लिए, और जो ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले क्या वन ऑफ द 3 पिलर्स में से ये कोविक्स फैसिलिटी ये एक है, जिसमें कोविड-19 टूल्स और एक्सीलेटर, जो मतलब जो आपका कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर है उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये पहली करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, क्या कोविक्स फैसिलिटी का फोकस हाई क्वालिटी रैपिड टेस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे होता है? देखिए ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका फोकस होता है ये डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड-19 जो आपकी मेडिसिन होती है, ठीक है, जो वैक्सीन होती है उसके लिए होता है, ना कि ये क्वालिटी हाई क्वालिटी रैपिड टेस्ट के लिए वर्क करता है और हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। देखिए तो ध्यान से इसका एम भी आपको याद रखना है, इसका फोकस किस चीज़ में वो भी याद रखना है, ताकि आपसे अच्छे तरीके से याद रहे। और अब ये मेंस में आप कोविक्स फैसिलिटी के बारे में लिख सकते हैं कि इस तरीके के भी कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो कोवैक्स है इज को लेड बाय गावी, द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसको CEPI कहते हैं, और WHO, तो इन दोनों के द्वारा इस कोवैक्स को इनिशिएट किया जा रहा है। उसका एम यही है कि एक्सेलरेट करना है द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जो मैंने आपको बताया, और एंड टू गारंटी फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, कि अगर ये बन जाती है तो फेयर और इक्विटेबल एक्सेस सभी को इसके अंदर प्रोवाइड करा जा सके पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखना कोविड-19 टूल, जिसको ACT एक्सेलरेटर कोवैक्स कहा जाता है, इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल में बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और तो यूरोपियन कमीशन एंड फ्रांस इन रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक, उन सभी ने मिलकर इसमें वर्क किया है। इसमें टेस्टिंग, जो ट्रीटमेंट, वैक्सीन और हेल्थ केयर, इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स कॉन्स्टिट्यूट द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इनमें कौन कौन से पिलर जो नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेट करते हैं, जो नमामि गंगे प्रोग्राम को बनाते हैं, जिसको शामिल किया गया उसके अंदर। तो फर्स्ट है सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नमामि गंगे प्लान में रखा गया है। सेकेंड होता है एफॉरेस्टेशन, एंड थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल एफिलिएंट मॉनिटरिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ना, इसमें आपका तीनों की तीनों चीज़ों को रखा गया है, मतलब सीवेज जो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वर्क करना पड़ेगा। एफोरेस्टेशन पे तो जोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना पेड़ लगाएंगे उतना अच्छे से आपका वर्क आगे चल पाएगा, ठीक है, उतना ही अच्छा जो नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए होगा। इंडस्ट्रियल एफिलिएंट मॉनिटरिंग की जो एफिलिएंट होता है, मतलब जो गंदगी होती है वो किस तरीके से, इंडस्ट्रियल की जो गंदगी होती है, जो उनका कचरा होता है, जो उनका जो तेल ओल जो ख़राब हो जाता है, वो जो डायरेक्ट वो नाले से निकाल के गंगा वाले पानी में बहा देते थे, अब उसको रोका जाएगा। तो उसकी क्या की जाएगी? मॉनिटरिंग। तो ये भी इनके पिलर्स में से एक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम आप मेंशन कर सकते हैं जब आप कुछ गंगा के ऊपर आपको लिखने की आता है, ठीक है, कुछ आपको वाटर की फैसिलिटीज़ के ऊपर लिखने की आता है, तो कि नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसमें इन चीज़ों को रखा गया है, और जो एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ द गंगा, ठीक है, और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रिवर, तो वहाँ पे भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं, जितना भी हो सकता है सारी चीज़ें आपको मेंस के अकॉर्डिंग आप समझना है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है, जिसको अकम्प्लिश किया जाएगा ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसमें इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन की अबेटमेंट करना है, रोकना है आपको पोल्यूशन को, कंजर्वेशन करना है, रिजुविनेशन करना है नेशनल रिवर ऑफ गंगा का, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सके, क्योंकि वो आपकी एक नेशनल रिवर है, ठीक है, ये भी याद रखना। और मेन पिलर जो नमामि गंगे प्रोग्राम में है कि सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है, रिवर सरफेस क्लीनिंग करना है, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करना है,
एफोरेस्टेशन देखना है, पब्लिक अवेयरनेस देखना है, इंडस्ट्रियल एफिलिएंट मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से होता है, और गंगा ग्राम, इस पे भी फोकस किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर द नमामि गंगे मिशन। तो नमामि गंगे मिशन के तहत अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इनिशिएट किए, वहाँ पे लॉन्च किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसरो इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इन 2025 एंड विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन इट। क्वेश्चन जरूर आपका प्रीलिम्स में बन सकता था ये वाला अगर आपको पहले पूछा जाता, बट जो 2021 की तैयारी करें उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो ने अभी शेड्यूल किया है वीनस के लिए अपना मिशन, जो 2025 में इसको शेड्यूल तब कर ले जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा, उसके साथ कौन सी कंट्री मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, जो वीनस ग्रह के लिए। सो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी रशिया। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये आपका ऑप्शन बी फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस मतलब इसरो ने फ्रांस के साथ मिलके वीनस के लिए 2025 के लिए अभी 2025 तक शेड्यूल किया है कि वो इसके लिए क्या करेंगे, एक शेड्यूल लॉन्च करेंगे, ताकि कंट्री मिलके वीनस ग्रह के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ से जानकारी ले सके, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं उनको समझा जा सके, ठीक है। वीनस जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में कि जो वीनस है, ठीक है, इसके लिए तो जो इंपॉर्टेंट वर्क किया जा रहा है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कि जिसको विरल क्या कहा जाएगा, विरल, जिसमें वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर, ठीक है, जो वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर है, जिसको को डेवलप किया गया है विद द रशिया फेडरेशन स्पेस एजेंसी, जो रॉसकॉस्मोस है, एंड द लेटमॉक, ठीक है, जो लेटमॉस है एटमॉस्फेयर, उन दोनों ने मिलकर इसको डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ जो एनवायरमेंट एंड द स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी है अटैच टू द फ्रांस नेशनल साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द इसरो। तो इनको इसरो ने क्या किया, सेलेक्ट किया, ताकि अच्छे से 2025 तक जो हमारा शेड्यूल करना है प्लान वीनस तक के जाने के लिए, वीनस तक पहुंचने के लिए, वो हम अच्छे तरीके से कर सकें, और इन सभी लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछे विरल किससे रिलेटेड है, तो विरल आपका वीनस ग्रह से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। तो डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इंटरनेशनल डे, और वो भी जब इंटरनेशनल डे हो, ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन बी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी मतलब 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको डेजिग्नेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ना। और ये ओल्डर पर्सन दिसंबर 14 1990 को भी इसके बारे में देखा जाता है। मतलब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जिसको डेजिग्नेट किया था अक्टूबर 1 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑन दिसंबर 14 1990, कि 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को वो डिसाइड कर दिया था कि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 2020 जो पेंडेमिक हमारा चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने थीम रखी है कि डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ठीक है, कि ये चेंज कर सकते हैं, डू दे चेंज मतलब ये चेंज हो सकता है कि हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, जिस तरीके से हम एड्रेस करते हैं एज और एजिंग को। तो इंपॉर्टेंट है, थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, प्रीलिम्स में, तो याद रखिएगा, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च अनदर ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट दैट एनेबल अ टोटली पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है, एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया है जिसमें IBE नोट को लाया जाएगा, जो इनेबल करेगा कि अ टोटली पेपरलेस वर्किंग, कि विदाउट पेपर मतलब पेपरलेस वर्किंग की जाएगी एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो किस बैंक ने IBE नोट का ये जो इनिशिएटिव लाया है। ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक एंड ऑप्शन डी HDFC बैंक। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड ये आपका ऑप्शन बी है,
मतलब इंडियन बैंक ने अभी ये सोचा है कि वो IBE नोट करके ये फैसिलिटी को इनिशिएट करेगा, ताकि पूरा वर्क पेपरलेस किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं पेपरलेस का मतलब भी क्या है, कि जहाँ पे पेपर कम से कम यूज़ और एक बराबर हो सके, ना के बराबर यूज़ किया जाएगा। जिसमें जो IBE नोट है इज़ अ टूल दैट इनेबल प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ नोट्स पुट अप बाय वेरियस ऑफिसेस डिजिटली। ठीक है, तो डिजिटली इन सभी नोट्स को चेक किया जाएगा, अच्छे तरीके से इनमें प्रोसेसिंग की जाएगी। और ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम कंसिडरेबली बिसाइड सेविंग ऑन द कॉस्ट ऑफ पेपर प्रिंटिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया ना, इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। फर्स्ट जो आपका जो फ़ायदा ही आपका एनवायरनमेंट के लिए, सेकंड जो कॉस्ट ऑफ पेपर है वो बचेगा, थर्ड जो प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग ज़्यादा पेपर में की जाती थी वो भी आपकी बचेगी, मतलब वहाँ से भी आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसमें भी काफ़ी कम खर्चा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ लिखने को आता है तो आप एक जरूर कोशिश करिएगा कि रिसेंटली इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च अनदर ग्रीन इनिशिएटिव दैट कॉल IBE नोट, जो इनेबल करेगा टोटली पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आप इसको अगर लिखते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव, तो जो अदर बच्चे हैं उनसे आपको 1 से 2 नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस है आपके उस क्वेश्चन में। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो आपको और मेंस में आपका, ठीक है, मेंस में तो आपका एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश कैबिनेट सब कमिटी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल फार्म लॉज इन द स्टेट। कि अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस्टेब्लिश करेगी एक कैबिनेट में सब कमिटी जो इम्प्लीमेंटेशन करेगी सेंट्रल फार्म लॉज का, जो सेंट्रल फार्मिंग लॉज होते हैं उनका स्टेट के अंदर। सो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी ओडिशा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि वो एक सब कमेटी बैठाएगी, सब कमेटी बनाएगी, जिसमें सेंट्रल फार्म लॉज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उनके अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। ये डिसीजन लिया गया है स्टेट कमेटी मीटिंग इन मुंबई में जब हुई थी वहाँ पे। और इसके आंसर ये मतलब जो इसको ऑल्सो डिसाइड करेगी कि होल्ड करेगी डिस्कशन विद वेरियस फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेट के अंदर, और ड्राफ्ट किया जाएगा जो रिफॉर्म बेस्ड रहेगा आउटकम ऑफ द डिस्कशन। मतलब डिस्कशन करने में जो भी आउटकम्स आएगा उनके रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, और विल बी टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट सब कमेटी। और फिर उनको जो कैबिनेट की सब कमेटी है उनके सामने रखा जाएगा, ताकि उसके ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कशन करने के बाद अच्छा खासा फैसला लिया जा सके, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट पहुंचाया जा सके, इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कृषि के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया जा रहा है, तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंट्रल फार्म लॉज में कुछ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे नंबर मिलने की संभावना। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, आप इस इनिशिएटिव A4 साइज़ पर आप इसको मतलब नोट करके रख लिया करिए, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। जितना भी स्कोर आया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 0 आए तो 0 लिख दीजिएगा, और 10 आउट ऑफ 10 आए तो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। अगर 6 से कम आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ताकि आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो सके। ठीक है, सो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि आपको इस तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट होती है अकॉर्डिंग टू एग्जाम और जो आपका करंट अफेयर है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।